हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन 2022 नीट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो पहला क्वेश्चन पूछा था, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 टू द पावर -2 by √2 मीटर हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. The current density in the wire for an electric field strength E equal to 10 वोल्ट पर मीटर. तो ये दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये इसका दिया हुआ है रेडियस. क्लियर? रेडियस दे दिया मतलब कि एरिया दे दिया, फिर आपको लेंथ दे दिया. तो आप यहाँ से रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो करंट डेंसिटी काफ़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो फार्मूला का इस्तेमाल सवाल में आपको जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो वैल्यूज आपको दिया हुआ है. लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ L इजिकल टू 10 मीटर दिया हुआ है. क्लियर? और रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इजिकल टू 10 ओम. 10 ओम रेजिस्टेंस है. और रेडियस जो दिया हुआ बच्चों, वो दिया हुआ आपको 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बटे √पाई मीटर दिया हुआ है. ओके. उसके बाद आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है. तो E इजिकल टू दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट पर मीटर. हमें कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी. तो आप एक फार्मूला जानते हैं, आपको मालूम है कि J इजिकल टू सिग्मा इंटू ई. ये फार्मूला आप जानते हैं, J बराबर सिग्मा इंटू ई. सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? 1/ρ इंटू ई. आसानी से लिख सकते हैं. ओके. J. अब हमको कैलकुलेट करना है रो. तो रो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10th में एक फार्मूला पढ़े होंगे, R इजिकल टू ρ L बटे एरिया. तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए रो. रो का वैल्यू कैलकुलेट करिए. तो रो इजिकल टू R डिवाइडेड बटे R बराबर, ये R इस तरह से लिख सकते हैं. तो रो इजिकल टू RA और डिवाइडेड बटे, सॉरी यहाँ पर A होगा और यहाँ पर L होगा. ठीक, आप सही है. रो बराबर, तो R का वैल्यू आपको दिया हुआ बच्चों 10 ओम. क्लियर? यहाँ पर लिखा हुआ है पाई और फिर R का स्क्वायर एरिया हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपको लेंथ दिया हुआ है 10. फिर एक लाइन इसमें लिखिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा 10 इंटू पाई, मतलब कि 3.14, या पाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, पाई. और R का जो वैल्यूज है वो 10 टू द पावर -2 और डिवाइडेड बटे √2, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और डिवाइडेड बटे 10. 10 से 10 कट जाएगा. यहाँ पर आपको मिलेगा पाई, फिर मिलेगा 10 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बटे, यहाँ पर पाई है, √पाई, मतलब कि पाई हो गया. पाई से पाई कट गया तो ये मिल गया आपको 10 टू द पावर -4. ये हो गया आपका रजिस्टिविटी का वैल्यू. तो फ्रॉम ए से अगर बात करें, फ्रॉम ए से, तो यहाँ पर लिखें करेंट डेंसिटी J इजिकल टू 1/ρ, मतलब कि 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10. इसको ओवरऑल आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर 4 इंटू 10. तो 10 टू द पावर कितना होगा बच्चों? 5. ये हो गया एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर. मतलब कि J का जो वैल्यूज है वो 10 टू द पावर 5 आया, एम्पियर आया, मीटर का स्क्वायर आया. बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि जो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं वो पाई R स्क्वायर क्यों लिए हैं? क्योंकि इस तरह से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, और इसकी जो एरिया होती है वो पाई R स्क्वायर ही होगी, और इसकी अपनी लंबाई L दिया हुआ है. तो इसमें करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना था. तो इस क्वेश्चन का अगर जवाब देखें तो आपको D मिलने वाला है. क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन आपको
2022 नीट में ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। मतलब कि 4 क्वेश्चन ये है 22 में पूछा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप थ्योरी में पढ़े होंगे कि अगर इंक्रीज, यहाँ पर लिखा होगा कि इंक्रीज बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस दोनों का बढ़ता है, मतलब कि कंडक्टर का भी बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का बढ़ता है। बिल्कुल गलत है। दूसरा में कह रहा है कि डिक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल गलत है। मतलब कि कंडक्टर्स को भी कह रहा है कि बढ़ता है, घटता है, और सेमीकंडक्टर भी घटता है, गलत है। इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, यही सही है। डिक्रीज फॉर कंडक्टर्स एंड बट इंक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, ये बिल्कुल उल्टा है। तो इसी सही है, तो हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे सही है। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है कि अगर हम एक फार्मूला जाने ऐसे, L2 इजिकल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फार्मूला हम कहाँ पढ़ते हैं, हीट में, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ता है। बिल्कुल सही है। अब बात आती है यहाँ पर R इजिकल टू रो एल बटे एरिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है। तो हम लोग क्लियर फार्मूला लिखते हैं, R2 इजिकल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो फार्मूला लिखा गया है, ये लिखा गया है फॉर कंडक्टर। आपको जो टीचर पढ़ाए होंगे ये ज़रूर बताए होंगे कि अगर हम बात करें कि R1 जो है रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T1 पर, और R2 जो है वो रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T2 पे, तो T2 ग्रेटर देन T1 है, तो इसका मतलब है कि R2 भी ग्रेटर देन R1 है। ये हमने बात कर दिया। क्लियर। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन किसके लिए बढ़ता है, कंडक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कोफिशिएंट है ना, ये पॉजिटिव है, मतलब कि अल्फा डेल्टा टी मैंने पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कब, जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब। सेमीकंडक्टर में जो फार्मूला हम लोग लिखते थे वो ऐसा लिखते थे, R2 R1 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है कि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि R2 छोटा है, मतलब कि R1 बड़ा है R2 से, और T2 बड़ा है T1 से। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर। अब ये जो चैप्टर है, आप सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे एक्सपोनेंशियली घटता है, वहाँ बात करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। क्लियर बच्चों। और सेमीकंडक्टर इन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करता है। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आंसर में अगर देखा जाए तो सी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कोई डाउट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब कि एक 100 ओम का है और दूसरा है 200 ओम का है, और दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी बाय डेवलप इन 100 ओम एंड टू दैट इन 200 ओम इन अ गिवन टाइम इज। मतलब एक टाइम दिया हुआ है, कुछ नहीं है सवाल में, एक 100 ओम का है दूसरा 200 ओम का है, और दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया।
तो पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो कह रहा है कि 100 ओम में और 200 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस होगी ये आपको बताना है। तो मैं आपको सोल्व करता हूँ। पहले सवाल आप समझ लीजिए, सवाल काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल ही कठिन सवाल नहीं है। सवाल बिल्कुल ही कठिन नहीं है ना, एकदम आसान सवाल है। तो सवाल ये है कि दो रजिस्टेंस है और दोनों किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। तो आप जोड़ दीजिए पैरेलल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से हम जोड़ दिए पैरेलल में। ये हो गया। तो यहाँ पर R1 है, R1 को हम 100 ओम लिख देते हैं और यहाँ पर एक R2 है, इसको लिख देते हैं 200 ओम लिख देते हैं। माइनस है, प्लस है और भी है। इस तरह से हो गया I और ये हो गया क्या, I हो गया। ये हो गया I1 और ये हो गया क्या, I2। ये I1 और ये I2। करंट बढ़ जाता है पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा। जितना पोटेंशियल इसमें खर्चा होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें भी खर्चा होगा, क्योंकि पैरेलल में है। तो इन पैरेलल पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल होगी कांस्टेंट। ओके, इन पैरेलल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो H इजिकल टू जो फार्मूला होता है वो V²/R/T होता है। तो H1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, V²T डिवाइडेड बटे R1। फिर H2 इजिकल टू क्या लिखेंगे, V²/R2/T। तो क्या लिखेंगे फार्मूला, H1 डिवाइडेड बटे H2 इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, R2 डिवाइडेड बटे R1। मतलब 200, मतलब कितना होगा बच्चों, 200। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 200 डिवाइडेड बटे 100। तो ये आ जाएगा आपको, कटेगा तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बटे 1, मतलब कि H1 डिवाइडेड बटे H2 इजिकल टू 2 डिवाइडेड बटे 1। मतलब कि रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको बी मिलेगा। ये तीसरा क्वेश्चन था। एक चौथा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। इस तरह से सोल्व हुआ है और कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2022 में 3 क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था नीट में, 3 क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure. For the most precise measurement of X, the resistances P and Q, मतलब कि P and Q क्या होने चाहिए एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू के लिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है क्वेश्चन में। आप देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है। ये Y जो है एरो इंडिकेट किया हुआ है, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो कह रहा है कि शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, मतलब जो P और जो Q का वैल्यू होना चाहिए वो कह रहा है कि 2x के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल। हाँ, ये जो P है और ये Q है ये इक्वल होना चाहिए और स्मॉल भी होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल रहेगा तो एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। तीसरा में लिखा हुआ है कि शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, दिस बटे दिस इज इक्वल टू दिस बटे दिस होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है डू नॉट प्ले एनी इनसिग्निफिकेंट रोल, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, माने दोनों ये इक्वल होना चाहिए। तो ये आपको क्या होगा, बैलेंस होगा। क्लियर है बात, ओके। तो ये आपको 4th नंबर क्वेश्चन था, तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से 2002 में आपको कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था जो मैंने बताया है। सभी क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 करके सोल्व करके अपलोड करेंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।